जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल, क्या सारे बच्चे, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों मेरा नाम है आशुष, स्वागत करता हूं इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एसबी क्लासेस में। दोस्तों वापस आ गए एक और न्यू वीडियो के साथ, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में। दोस्तों 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो मैं आपके सामने लेके आया हूं। प्लीज वीडियो को ध्यान से देखना एंड ये सारे क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम के अंदर जरूर देखने को मिल सकते हैं। अगर आपने प्लीज वीडियो देखी होगी तो आप जरूर अटेम्प्ट कर पाएंगे एंड अपने अच्छे खासे 4 से 5 नंबर सिक्योर कर पाएंगे। दोस्तों अगर आपने वीडियो पर क्लिक कर दिया तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों ज्यादा टाइम ना गवाते चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट कॉजेज द ऑब्जेक्ट टू, मतलब जो बॉडी का जो भी इनर्शिया होता है वो क्या करता है, मतलब उसका क्या इफेक्ट होता है। किसी भी बॉडी का जो भी इनर्शिया होता है उससे क्या फर्क पड़ता है। क्या ऑब्जेक्ट की स्पीड कम हो जाती है, क्या ऑब्जेक्ट की स्पीड कम हो जाती है, क्या ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ जाती है, या फिर रेजिस्ट एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ इट्स मोशन, या फिर लास्ट में फ्रिक्शन डेसिलरेट कर जाती है। सो दोस्तों देखो ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं बनता क्योंकि इनर्शिया का स्पीड वगैरह से कोई भी रिलेशन नहीं है। सो दोस्तों ये ऑप्शन भी खत्म होता है, ये ऑप्शन भी खत्म होता है। जैसा कि आपको पता है कि इनर्शिया बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है जो उसके अंदर आने वाले चेंज, मतलब ऐसे अगर रेस्ट में है तो उसे मोशन में जाने से क्या करती है, रोकती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको रेस्ट में जाने से क्या करती है, रोकती है। सो इट रेजिस्ट द चेंज ऑफ मोशन, चेंज ऑफ इट्स मोशन। तो यही ऑप्शन नंबर क्या है, बी हमारा राइट आंसर है। प्लीज आप राइट आंसर को चूज करिए एंड चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपके सामने आ गया। इफ द मास ऑफ द बॉडी इज डबल्ड एंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स हाफ देन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी विल बी। दोस्तों ये जो सवाल है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सवाल आपको डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो चलिए एक बार ध्यान से सवाल पढ़ते हैं और हल्का सा अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों तो सवाल पढ़ो। इफ द मास ऑफ द बॉडी इज डबल, क्या बोल रहा है, अगर किसी एक बॉडी का मास हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया। मतलब अगर पहले m था तो हमने कितना कर दिया, 2m, एंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स हाफ, मतलब उसकी वेलोसिटी को हमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया। मान के चलो अगर उसकी पहले वेलोसिटी कितनी थी, v थी, तो अब कितनी हो गई है वेलोसिटी, v/2, क्योंकि हमने उसकी वेलोसिटी कर दिया, हाफ कर दिया। तो अब पूछ रहा है देन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी विल बी। दोस्तों इसका पूछ रहा है अब लीनियर मोमेंटम कितना होगा। दोस्तों आपको पता ही है कि लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है p बराबर m मल्टीप्लाई में v, इसे लीनियर मोमेंटम बोलते हैं, m मल्टीप्लाई में v। अब आप बोल रहे हो कि जो मास को हमने कितना कर दिया, 2m कर दिया, मास को कितना कर दिया, 2m कर दिया, और जो वेलोसिटी थी उसको हमने कितना कर दिया, हाफ कर दिया, मतलब v/2 कर दिया। सो नया जो मोमेंटम आएगा, मान लो इसको बोलता हूं p न्यू, कितना नाम देते हैं, pn नाम p न्यू। तो कितना मोमेंटम आ रहा है, 2 से 2 कटेगा, कितना बच गया मोमेंटम, m मल्टीप्लाई में v। तो दोस्तों ये मोमेंटम तो वही आ रहा है जो पहले था। इसका मतलब अगर आप मास डबल कर दोगे, वेलोसिटी को हाफ कर दोगे तो मोमेंटम पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही है इसमें से, बिकम डबल। नहीं भाई डबल नहीं होएगा, सेम रहेगा बिल्कुल। मोमेंटम क्या रहेगा, सेम रहेगा, ना ही हाफ होगा ना ही 4 टाइम्स होगा, क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फोर्स। तो फोर्स के लिए कौन सी चीजें इन 4 ऑप्शन के अंदर में से सही है। सो ध्यान से पढ़ना एक बार क्या क्या बोल रहा है। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है फोर्स इज इनविजिबल। फोर्स इनविजिबल होता है। क्या इनविजिबल होता है, फोर्स कैन मूव अ बॉडी, बिल्कुल। इट कैन डिफॉर्म अ बॉडी, बिल्कुल। यार आप फोर्स की मदद से काफी सारे इफेक्ट कर सकते हो। फोर्स की मदद से आप टोटल 5 इफेक्ट कर सकते हो। आप किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप एंड साइज को चेंज कर सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज कर सकते हो, कोई भी एक रेस्ट ऑब्जेक्ट को मूवमेंट मोशन के अंदर लेके आ सकते हैं और मोशन वाले ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट के अंदर ले आ सकते हैं। सो ये बहुत सारी चीजें होती है जो हम फोर्स की मदद से कर सकते हैं। और खासकर फोर्स क्या होता है, इनविजिबल भी होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या जाता है, ऑप्शन नंबर डी, जो कि हमारा बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। So नेक्स्ट सवाल आपके सामने आ गया। अ पैसेंजर इन अ मूविंग ट्रेन टॉसेस अ कॉइन दैट फॉल्स बिहाइंड हिम, इट मींस दैट द मोशन ऑफ द ट्रेन इज। तो सवाल समझना क्या है, सवाल बहुत आसान है, ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है। तो बोल रहा है कि अगर एक ट्रेन चल रही है, क्या है, ट्रेन के अंदर क्या बोलते हैं, एक पैसेंजर बैठा है। एक पैसेंजर बैठा है, पैसेंजर ने क्या करा, एक सिक्का टॉस करा, क्या करा, एक कॉइन को क्या करा, उसने टॉस करा। सो मुझे बताओ, एक चीज और बोल रखी है इन्होंने, पैसेंजर इन अ मूविंग ट्रेन टॉसेस द कॉइन दैट फॉल्स बिहाइंड हिम। बोल रहा है जब वो सिक्के को क्या करता है, टॉस करता है, तो सिक्का कहां जाता है, वो घूम के उसके पीछे गिर जाता है। मतलब उसने सिक्का टॉस करा और कॉइन कहां गिरा, उसके पीछे की तरफ गिरा। सो इसमें से ट्रेन के बारे में बताना है, क्या ट्रेन यूनिफॉर्म मोशन में है, क्या ट्रेन एक्सीलरेटेड मोशन में है, क्या ट्रेन रिटार्डेड मोशन में है, क्या ट्रेन अलोंग सर्कुलर ट्रैक में है। सो आप बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होने वाला है, सोचो एक बार। सो दोस्तों ध्यान से समझना, सवाल बहुत अच्छा सवाल है। देखो जब आपने सिक्के को क्या करा, टॉस करा, तो आप इस साइड बैठे थे,
बोल रहा है सिक्का जाके कहां गिरा है, पीछे की तरफ गिरा है, और ट्रेन के मोशन की बात कर रहा है। सो दोस्तों यूनिफॉर्म अगर मोशन होता, अगर ट्रेन यूनिफॉर्म मोशन में होती, मतलब एक ही स्पीड से ट्रेन चल रही होती, सो अगर हम सिक्का उछालते, सिक्का कहां आता, हमारे हाथ में गिरता, क्योंकि ट्रेन किस में होती, यूनिफॉर्म मोशन में। तो बट इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन में तो नहीं है, क्योंकि सिक्का कहां जाके गिरा, पीछे जाके। ठीक है, अगर सिक्का गिरता आगे, सिक्का कहां गिरता, आगे, इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि ट्रेन की स्पीड क्या चल रही है, स्लो चल रही है। ट्रेन की स्पीड क्या चल रही है भाई, स्लो चल रही है, क्योंकि ट्रेन की स्पीड स्लो चल रही है, इसलिए सिक्का कहां गिरा, आगे की तरफ गिरा। और इस वाले केस में क्या हुआ कि भाई सिक्का जो है वो कहां जाके गिरा, पीछे जाके गिरा। इसका मतलब जैसे ही सिक्का ऊपर उछला तो ट्रेन की जो स्पीड थी वो क्या हो गई, तेज। ट्रेन थोड़ी आगे गई, सिक्का कहां गिरा, जाके उस बंदे के पीछे गिरा। दोस्तों इसका ऑप्शन सही कौन सा है, वही वाला एक्सिलरेटेड मोशन, कि भाई ट्रेन किस मोशन में, एक्सिलरेटेड मोशन में, क्योंकि रिटार्डेड में नहीं हो सकती, स्पीड कम नहीं हो सकती, सर्कुलर ट्रैक का तो कोई ऑप्शन नहीं बन रहा। तो सीधा सीधा कौन सा ऑप्शन बनता है कि ट्रेन सर कौन से मोशन में होगी, एक्सिलरेटेड मोशन में होगी, इसलिए इसका कहां जाके गिरा, पीछे जाके गिरा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। ये सवाल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है दोस्तों, आपको अपने एग्जाम के अंदर जरूर देखने को मिल सकता है ये सवाल। तो नेक्स्ट सवाल है, वाटर टैंक filled up to 2/3 of its height is moving with the uniform speed on sudden application of the brake, the water in the tank would be। So दोस्तों ये सवाल काफी ज्यादा आसान है और आप समझना। देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है वाटर टैंक filled up to 2/3, बोल रहा है हमारे पास एक वाटर टैंक है जो कहां तक भरा है, 2/3 हिस्से तक भरा है। तो मान के चलूं मैं कहां तक भरा है कि यहां तक इसमें क्या भरा है, पानी भरा है। अब दोस्तों वो बोल रहा है कि ऑफ इट्स हाइट इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, बोल रहा है कि वो कहां तक जा रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से ऊपर जा रहा है। मतलब ऊपर क्या, कहीं भी बोल देते हैं कि कैसे जा रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है। कौन सी स्पीड से जा रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है। उसने बोला ऑन द सडन एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक, बोल रहा है हल्की सी क्या लगी, एकदम से पानी जैसे ही ऊपर जा रहा था, पानी में क्या लगी, ब्रेक लगी। क्या लगी, पानी में क्या लगी, ब्रेक। मतलब कि मान के चल लो कि ये पानी का टैंक था हमारा भरा हुआ, ये मूव कर रहा है किस वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और जैसे ही इसने क्या लगाया भाई, पानी एकदम से क्या लगा दिया, पानी के अंदर टैंक के ऊपर क्या ब्रेक लगा दी। अब दोस्तों आपको पता है, ये बस वाला केस पता होगा आपको कि अगर कोई भाई बस के अंदर खड़ा होता है तो जब बस मूविंग बस चलना स्टार्ट करती है, एकदम से जैसे ही वो ब्रेक मारती है, बस ने क्या हमारी ब्रेक, तो हमारी लोअर बॉडी किस में आ जाती है, रेस्ट में आ जाती है। बट क्या अपर बॉडी रेस्ट में रहती है, नहीं, अपर बॉडी तो तब भी मोशन में होती है। तो हम कहां जाके गिरते हैं, एक जैसे देखते हो ना, जैसे कोई भी एक बस क्या मारती है, ब्रेक मारती है तो एकदम से आगे की तरफ गिरते हैं। क्यों, क्योंकि बस से अटैच थे हमारे पैर, तो पैर तो रेस्ट में आ जाते हैं, बट लेकिन अपर बॉडी किसके अंदर रेस्ट में नहीं आती, इसलिए हम कहां गिरते हैं, फ्रंट की तरफ गिरते हैं। तो सेम तरीके से क्या होगा, पानी भी कहां गिरेगा, आगे की तरफ गिरेगा, मूव फॉरवर्ड। सो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाता है इसमें। चलिए बढ़िए नेक्स्ट सवाल की तरफ। सो नेक्स्ट सवाल आपका है भाई, व्हेन अ नंबर ऑफ forces acting simultaneously on a body bring about change in its state of rest or a motion in a straight line, then these forces acting on the body are said to be। दोस्तों सवाल बहुत आसान है, ध्यान से समझना। सवाल क्या बोल रहा है, बोल रहा है अगर किसी बॉडी के ऊपर हम क्या बोलते हैं, अलग अलग टाइप के क्या लग रहे हैं, फोर्स लग रहे हैं, मतलब अलग अलग दिशा में क्या लग रहे हैं, उस पर काफी सारे फोर्सेज लग रहे हैं, एक ही साथ लग रहे हैं। और उन्होंने बोला कि उन फोर्सेज की मदद से बॉडी क्या आ गया, इसकी स्टेट के अंदर क्या आ गया, चेंज आ गया। क्या आ गया, चेंज आ गया। दोस्तों मुझे एक बात बताओ, हमने दो ही फोर्सेस पढ़े इस चैप्टर के अंदर, एक होते हैं बैलेंस फोर्स, एक होते हैं अनबैलेंस फोर्स। हमें पता है कि बैलेंस फोर्स की मदद से हम कोई भी स्टेट के अंदर चेंज नहीं ला सकते, क्योंकि वो क्या होते हैं, बैलेंस होते हैं, उनका नेट सम कितना होता है, 0 होता है। बट अनबैलेंस फोर्सेस का नेट सम 0 नहीं होता, नेट सम 0 नहीं होता। इसीलिए अनबैलेंस्ड फोर्स की मदद से हम किसी भी बॉडी की स्टेट के अंदर चेंज ला सकते हैं। मोशन वाले को रेस्ट में ला सकते हैं, रेस्ट वाले को मोशन में ला सकते हैं। सो इसका लास्ट ऑप्शन कौन बनता है, अनबैलेंस्ड फोर्सेस, क्योंकि अनबैलेंस्ड फोर्स ही ऐसे फोर्स है जिनकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, चेंज ला सकते हैं। बैलेंस फोर्स से नहीं आएगा चेंज, इक्वल फोर्स से भी नहीं आएगा, अपोजिट फोर्सेस से भी नहीं आएगा। चलिए बढ़िए नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। ये काफी अच्छा सवाल है दोस्तों, ध्यान से देना, थोड़ा न्यूमेरिकल बेस्ड टाइप में आएगा। द मासेस ऑफ द टू बॉडीज आर इन रेशियो, बोल रहा है 2 मास है, क्या बोल रहा है, मासेस ऑफ टू बॉडीज, मतलब एक का मास होगा m1, एक का मास होगा m2। बोल रहा है इन दोनों का रेशियो कितना दे रखा है भाई, रेशियो दे रखा है 5:6 दे रखा है, कितना दे रखा है 5:6। एंड देयर वेलोसिटीज आर इन रेशियो, बोल रहे हैं इनकी वेलोसिटीज भी, कि m1 वाले बॉडी कितनी होगी v1 और दूसरे वाली कितनी होगी v2। इनकी वेलोसिटी भी रेशियो में दे रखी है, कितना दे रखी है 1:2 दे रखी है, कितना दे रखी है 1:2। आपको पता ही है कि भाई रेशियो का मतलब होता है डिवाइड, इसका मतलब 1:2 का क्या हो गया 1/2। अब बोल रहा है द लीनियर मोमेंटम इन द रेशियो ऑफ, बोल रहा है जो लीनियर मोमेंटम है भाई p1 का p2 से,
भाई m1 बॉडी का कितना होगा, p1 होगा, m2 बॉडी का कितना होगा, p2 होगा। और इनका लीनियर मोमेंटम का रेशियो बताओ, तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होगा m1v1 और p2 का फॉर्मूला होगा कितना, m2v2। अब अपने को पता है कि भाई m1 m2 कितना है, m1 अपॉन m2 कितना है 5/6 और v1 अपॉन v2 कितना है 1/2। सो दोस्तों m1 अपॉन m2 की जगह हम कितना लिखेंगे 5/6, तो मैं लिख देता हूँ 5/6 मल्टीप्लाई में v1 अपॉन v2 की जगह कितना आएगा 1/2, कितना आएगा 1/2। अब आप देख सकते हैं किसको मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 5 और कितना आएगा 6 2 12। सो p1 अपॉन p2 कितना आ गया भाई हमारा 5/12। आप चेक करिए क्या इसमें 5/12 कोई आंसर है, जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी क्या है 5:12, मतलब कि भाई 5:12 किसका है, इनका लीनियर मोमेंटम का रेशियो है। तो दोस्तों ये था सवाल, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगर आपको कोई भी सवाल में हल्की सी भी कुछ भी दिक्कत हो प्लीज वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, ठीक है भाई। सो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बोल रहा है गोलकीपर इन अ गेम ऑफ फुटबॉल पुल्स हिज हैंड्स बैकवर्ड आफ्टर होल्डिंग द बॉल शॉट एट द गोल, दिस इनेबल्स द गोलकीपर टू। अब देखो भाई क्या यार सवाल देख रहे कितना आसान है। ये सवाल उसके जैसे ही, जैसे आप देखो क्रिकेट मैच के अंदर क्या होता है, अगर कोई बंदा बॉल कैच करता है तो कैच करके वक्त अपने हाथ को लेके जाता है, पीछे लेके जाता है, क्या लेके जाता है, हाथ को पीछे लेके जाता है। तो वो क्यों लेके जाता है, इसका रीजन अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट में बताएं, वरना यहाँ समझिए। तो दोस्तों क्या होता है कि जब वो कैच करता है ऑप्शन, जब बॉल फील्डर ने क्या करा बॉल कैच करा, वो हाथ को लेके जाता है, नीचे लेके जाता है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि कोई भी फोर्स किसके बराबर होता है, m मल्टीप्लाइड में a होता है। क्या होता है, m मल्टीप्लाइड बाय a। और फोर्स अपॉन एक्सीलरेशन कितना आएगा, मास के बराबर आएगा। एंड हम ये भी जानते हैं, हम इसको ये भी लिख सकते हैं, फोर्स अपॉन m बराबर किसके आएगा, ये आएगा। ठीक है भाई। अब हमें बताना है कि जब वो जो फील्डर है वो हाथ को पीछे क्यों लेके जाता है। दोस्तों वो हाथ को पीछे इसलिए लेके जाता है क्योंकि इसको पीछे ले जाने से हमारा क्या बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, टाइम। और आपको पता है जैसे ही हमारा क्या बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा। टाइम जैसे जैसे बढ़ता है हमारा फोर्स क्या होता रहता है, कम होता है। तो किसको ये बात पता है, किसको ये बात नहीं पता, प्लीज मेरे को बता दे। अगर नहीं पता तो प्लीज इसको ध्यान से देखना फॉर्मूला। ये हमने क्या लिखा, फोर्स का फॉर्मूला F बराबर कितना, m इंटू ए। कितना लिखा है हमने, F बराबर m इंटू ए। हम a का फॉर्मूला जानते हैं कितना होता है कि भैया a मतलब होता है v माइनस यू अपॉन टी। अगर हमने टाइम को, नीचे वाले टाइम को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। टाइम को हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अगर टाइम ड्यूरेशन हमने बढ़ा दिया, आपको पता ही है फोर्स कितने होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर आपने टाइम को क्या करा, बढ़ा दिया, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। क्या होगी, कम होगी। तो दोस्तों टाइम के बढ़ाने से फोर्स की वैल्यू कम होगी, इसीलिए जो गोलकीपर है वो भी क्या करता है, कैच करते वक्त अपने हाथ को लेता है, पीछे लेके जाता है। एंड कोई भी जो मैच में फील्डर होता है वो भी करता है, कैच करते वक्त हाथ को लेके जाता है, पीछे लेके जाता है। तो देखा इसमें ऑप्शन पढ़ते हैं कि किसको लेके जाता है पीछे। दिस इनेबल्स द गोलकीपर टू एक्सर्ट लार्जर फोर्स ऑन द बॉल। लार्जर फोर्स होगा, नहीं भाई बिल्कुल नहीं। रिड्यूस द टाइम फॉर विच द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द एड्स। टाइम रिड्यूस कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा। इंक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। कि उसने क्या कर दिया, मोमेंटम को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, डिक्रीज कर दिया। सो दोस्तों इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है जो बेस्ट होगा, इसमें से सोच के बताओ। अगर प्लीज बताया तो प्लीज कमेंट में लिखना क्या है इसका आंसर। दोस्तों मेरे ख्याल से इसका ऑप्शन होना चाहिए डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम को हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, इससे कि हमारे हाथ पे जो भी कोई भी चीज ना लगे। ठीक है। सो मेरे हिसाब से आंसर ये होना चाहिए। अब दोस्तों बढ़िए नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो दोस्तों थर्ड लॉ ऑफ मोशन के इनमें से कौन सी बात है, ध्यान से देखना। पहला है एक्शन रिएक्शन पेयर ऑलवेज ऑन द सेम बॉडी। सबसे पहले तो मेरे को बताओ थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता क्या है भाई। थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता क्या भाई, हमें पता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है कि यहां से अगर एक एक्शन मिल रहा है किसी एक बॉडी पे, तो उसी बॉडी को दोबारा क्या मिलेगा, मतलब अगर मान लो किसी एक बॉडी ने किसी दूसरी बॉडी पे क्या लगाया, फोर्स लगाया, तो ये बॉडी भी सेम इसके ऊपर क्या लगाएगी, यहां से अगर फोर्स गया है तो यहां से भी क्या आएगा, फोर्स आएगा। फोर्स का मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होगा, सेम होगा और अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मतलब कि अगर यहां से एक्शन मिला किसी बॉडी को तो वहां से दूसरी बॉडी से क्या मिलेगा, रिएक्शन मिलेगा, जो कि सेम मैग्नीट्यूड का होगा और अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगा। दोस्तों ये होता है। आप ऑप्शन पढ़ते हैं क्या है कि एक्शन रिएक्शन पेयर ऑलवेज एक्ट्स ऑन द सेम बॉडी। नहीं यार, सेम बॉडी में तो नहीं करते। दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज इन अपोजिट डायरेक्शन।
हाँ ये बात सही है कि वो डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करते हैं एंड अपोजिट डायरेक्शन भी होती है। हाँ तो ये लेवल सही लग रहा है। एक्शन रिएक्शन पेयर हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन। भाई सब सेम डायरेक्शन कहाँ से आ गई? सेम डायरेक्शन तो हो ही नहीं सकती। एक्ट ऑन ईदर बॉडी एट नॉर्मल टू ईच अदर, नहीं ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है तो बढ़िया नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्यों? क्योंकि ये इसलिए अच्छा है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन भी बोला इन्होंने और डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज भी बोला, तो बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। आपको ये सवाल बहुत आसान लग रहा होगा बट बच्चों ध्यान से सुनना, इस सवाल को ध्यान से ही करना है अपने को बिल्कुल, क्योंकि पूछ रहे हैं मोमेंटम की एसआई यूनिट कितनी है। तो हम जानते हैं मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं किससे? पी से, और पी बराबर कितना होता है? एम मल्टीप्लाइड में वी। अब जिंदगी में ना एक चीज ध्यान रखना, कभी भी किसी की भी चीज की यूनिट याद नहीं करनी है अपने को, याद नहीं करनी, समझ समझ के करनी है। जैसे यहाँ लिखा है मोमेंटम, हमें निकालनी है मोमेंटम की एसआई यूनिट, तो मोमेंटम का रिलेशन क्या होता है? एम मल्टीप्लाइड बाय वी। अब दोस्तों अगर आपको मोमेंटम का रिलेशन एसआई यूनिट निकालनी है तो आपको मास की एसआई यूनिट पता होनी चाहिए एंड वेलोसिटी की एसआई यूनिट पता होनी चाहिए। तो मास की एसआई यूनिट होती है किलोग्राम और वेलोसिटी की यूनिट कितनी होती है? मीटर पर सेकंड। तब इनको ध्यान से देखोगे तो क्या यूनिट बन रही है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। यही यूनिट किसकी होती है? मोमेंटम की। सो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए बढ़िए नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये बहुत आसान सवाल था। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ने जा रहे हैं हम। देखो ना भाई, द पीपल इन द बस आर पुश्ड बैकवर्ड्स व्हेन द बस स्टार्ट सडनली। देखो भाई सवाल आ गया है कि भाई जब कभी भी एक बस के अंदर अगर कोई एक आदमी खड़ा है, ठीक है भाई, अगर कोई एक आदमी क्या खड़ा है तो जैसे ही बस एकदम से स्टार्ट होती है, हल्की सी क्या करते हैं, बस एकदम से स्टार्ट होती है तो हम एकदम पीछे की तरफ क्यों गिरते हैं? भाई इसका सिंपल सा आंसर है क्योंकि अगर बस से कौन जुड़ी है? हमारी लोअर बॉडी जुड़ी हुई है। बस से जुड़ी हुई है हमारी क्या? लोअर बॉडी। बस से कौन जुड़ी हुई है? हमारी लोअर बॉडी। लोअर बॉडी जुड़ी हुई है और लोअर बॉडी जैसे ही बस स्टार्ट होती है तो लोअर बॉडी किसके अंदर आ जाती है? भाई लोअर बॉडी आ जाती है हमारी मोशन के अंदर। बट अपर बॉडी अभी भी हमारी मोशन में नहीं आई होती है और न्यूटन के फर्स्ट लॉ के हिसाब से ये बॉडी अगर पहले रेस्ट में थी तो अभी भी किस में चाहती है? रेस्ट में चाहती है। इसीलिए ये वाली बॉडी तो कहाँ भाग जाती है? आगे की तरफ भाग जाती है लोअर बॉडी। अपर बॉडी कहाँ रहती है? पीछे की तरफ रहती है, इसलिए हम भाग जाते हैं बैकवर्ड की तरफ। तो इसका सिंपल सा आंसर कौन सा होगा? इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट, इनर्शिया ड्यू टू मोशन, इनर्शिया ड्यू टू डायरेक्शन या इनर्शिया। इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल बेस्ट होगा ये आप सब मुझे बताओ। सो इसका बेस्ट आंसर मैं बताता हूँ इसका बेस्ट आंसर है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सोच तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है आपका भाई क्वेश्चन नंबर 11, द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इज। सो दोस्तों ये है पहला ऑप्शन दे रखा है हमारे को मोमेंटम। पहला ऑप्शन कितना दे रखा है भाई? हमारे को पहला ऑप्शन दे रखा है मोमेंटम, दूसरा दे रखा है फोर्स, तीसरा इनर्शिया, चौथा एक्सेलरेशन। दोस्तों अब आप मुझे बताओ, सिंपल मैंने इस वीडियो स्टार्टिंग में इनर्शिया का फर्स्ट क्वेश्चन आया था, सेम टू सेम वैसा क्वेश्चन दोबारा आ चुका है। इसके अंदर बात कर रहा है कि जो बॉडी की इनर्शिया है वो किस चीज की एबिलिटी को बताता है, मतलब कि जो बॉडी का स्टेट चेंज रेस्ट और से मोशन में कौन सी एबिलिटी को दर्शाता है। दोस्तों आपको पता है कौन सी एबिलिटी को दर्शाता है? इनर्शिया, जो कि मैंने बॉडी की स्टार्टिंग में भी आपको वीडियो की स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि यही बताता है। बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द मास ऑफ अ बॉडी दैट एक्सेलरेट्स एट रेट ऑफ 2.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विद अ फोर्स ऑफ 90 न्यूटन। भाई बहुत आसान सवाल है। सवाल के अंदर दे रखा है कि भाई एक बॉडी क्या कर रही है जिसका मास भी बता रखा है, एक्सेल मास नहीं बता रखा, पूछ रहा है मास हमारा क्या करना है? निकालना है। एक्सेलरेशन दे रखा है 2.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड हमारे को फोर्स दे रखा है कितना? 90 न्यूटन। हमसे पूछ रहा है मास बताओ। भाई एक चीज बताओ, ऐसी तीन चीजें तुमने, तीन जो क्वांटिटी है हमने एक फॉर्मूले में पढ़ी है कहीं पे? हाँ भाई पढ़ी है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F बराबर ma। F की वैल्यू हमारे को दे रखी है 90 न्यूटन, मास हमारे को निकालना है, एक्सेलरेशन दे रखा है 2.6। जब हम मास निकालेंगे तो क्या करेंगे? इस 2.6 को इधर से डिवाइड कर देंगे तो 90 डिवाइड बाई 2.6, मास इतना आ गया। अब इस मास को क्या करना है? सॉल्व करना है कि भाई 90 डिवाइड में 2.6, पॉइंट हटेगा तो 0 ऊपर आएगा, 2 13 जा 26, 2 5 जा 10, तो मास बराबर कितना आ गया? 4500 अपॉन में 30। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा कितना है? 34.6 kg। कितना है? 34.6 kg। भाई तो ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो ये था हमारा बिल्कुल। अगर सवाल समझ आप ध्यान से देखिए, तीनों चीजें दे रखी है, एक रिलेशन लगाया F बराबर ma का, हमारे को मास निकालना था, एक्सेलरेशन पता है, फोर्स पता है, तो आसानी से निकल जाएगा। बाकी सारी मैथ्स है क्योंकि मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। ठीक है,
तो बढ़िया 14 सवाल पे भाई लास्ट सवाल, सेकंड लास्ट सवाल पे पहुंच गए हैं कि द फोर्स अप्लाइड टू अ बॉडी इज डबल्ड एंड द मास इज कट इन हाफ, व्हाट वुड बी द एक्सेलरेशन रेशियो। देखो भाई बहुत आसान है, सीधा सुनना मेरी बात एक बार। बोल रहा है एक्सेलरेशन का क्या रेशियो रहेगा, ठीक है। सवाल क्या बोल रहा है पहले इसको ध्यान समझो। बोल रहा है इफ द फोर्स अप्लाइड टू अ बॉडी इज डबल, बोल रहा है जो हमने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया है, हमने इस फोर्स को बदले कितना कर दिया, 2F कर दिया। एंड जब मास इज कट इन हाफ, उस मास को क्या कर दिया, हमने कर दिया मास को हाफ में कर दिया। तो बोल रहा है व्हाट वुड बी द एक्सेलरेशन रेशियो। बोल रहा है क्या एक्सेलरेशन का रेशियो कितना रहेगा। सोच तो एक्सेलरेशन का रेशियो, पहले अगर एक्सेलरेशन निकालेंगे जब हमने चेंज नहीं किया तो कितना आ रहा है F/m। जब हमने बाद में निकाला तो एक्सेलरेशन कितना आ रहा है भाई, बाद का A1 और A2 नाम दे दे। पहले वाले फोर्स ये रहे, बाद वाले फोर्स ये रहे, तो पहले वाले के हिसाब से तो F/m आ गया। दूसरे वैसे आपके A2 कितना आएगा 2F और कितना आएगा m/2 आ गया, m/2 आ गया। अब वो बोल रहा है इन दोनों का रेशियो निकालो पहले वाले एक्सेलरेशन का। सो भाई A1/A2 निकालना है। A1/A2 के लिए क्या करना पड़ेगा, F/m अपॉन में कितना आएगा 2F/m/2। हमें पता है 2 से F से क्या होगा, F कट जाएगा, 2 तो बचा ही रहेगा वहां पे, 2 थोड़ी कटेगा, ठीक है भाई। तो बचा कितना 1/m अपॉन में कितना बचा है 2/m/2। भाई इसको भी थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, इसको हल्का सॉल्व करेंगे तो m/2 कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो ये बनेगा 1/m। ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल होकर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 2 से 2 अपॉन कितना आएगा m, 2 का कितना हो जाएगा 4, 1/m 4/m आ जाएगा। m से m कटा तो कितना आंसर आ गया 1/4। कितना आया 1:4, जो कि आया हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1:4। तो ये था हमारा 14 सवाल। अब बढ़ते हैं लास्ट सवाल की तरफ फटाफट सारे एक बार ध्यान दे दे। लास्ट सवाल क्या बोल रहा है, बोल रहा है इफ द फोर्स अप्लाइड टू अ बॉडी इज डबल एंड द मास इज कट इन हाफ, व्हाट वुड बी द। तो ये क्वेश्चन दोबारा डल गया हमारी पीपीटी के अंदर, हमारे एडिटर साहब ने दोबारा डाल दिया है। सो दोस्तों कोई नहीं, नेक्स्ट सवाल अगर ये नहीं है तो हम, हाँ ये रहा नेक्स्ट सवाल दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट सवाल जो कि है a plate, a ball and a child all have the same mass, the one having more inertia is the। बोल रहा है एक प्लेट है, एक बॉल है, एक चाइल्ड है, सबके पास क्या है, मास क्या है, सेम है, सबके पास मास क्या है, सेम है। बोल रहा है देन द वन हैविंग मोर इनर्शिया। अबे ढक्कन, ध्यान से सुनो भाई, इनर्शिया बोल रहा है किसके पास इनर्शिया सबसे ज्यादा होगा। भाई ध्यान देना एक बार मेरी बात पे। ये बोल रहा है एक प्लेट है, एक बॉल है, एक बच्चा है, बोल रहा है सबका मास सेम है, तो इन तीनों में से इनर्शिया किसका ज्यादा होगा। ये क्वेश्चन ही ढक्कन है भाई। इसे बताओ कि इनर्शिया जो है ना वो मास से डिपेंड करा जाता है, मास से नापा जाता है कि जिसका ज्यादा मास होगा उसका ज्यादा इनर्शिया, जिसका ज्यादा मास कम उसका इनर्शिया कम, क्योंकि उसकी तो डेफिनेशन भी है कि इनर्शिया इज द मेजर ऑफ मास। मतलब कि मास का मेजर क्या होता है, इनर्शिया। जितना ज्यादा मास उतना इनर्शिया ज्यादा, जितना कम मास उतना कम इनर्शिया। तो तीनों का मास सेम बता दिया, इसका मतलब इसका इनर्शिया, इसका इनर्शिया, इसका इनर्शिया, तीनों का क्या होगा, सेम होगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी, ध्यान से देखो, ऑल हैव इक्वल इनर्शिया, तो यही हमारा राइट ऑप्शन है। सो ये हो गए हमारे 15 सवाल कंप्लीट। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल नहीं होगा। सो दोस्तों ये हो गई हमारी यहाँ पे वीडियो एंड। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी वीडियो यहाँ तक देखी। और अगर आप हमारी ऑफलाइन अकेडमी से जुड़ना चाहते हैं तो ये रखा हमारा एड्रेस, जहांगीरपुरी ब्लॉक जे, हाउस नंबर 1570, न्यू दिल्ली। आइए जुड़िए हमारे साथ। जैसे जैसे हम ऑफलाइन में धूम मचा रहे हैं, ऑनलाइन में भी धूम मचाते हैं, मिलके हर जगह अच्छा काम करते हैं। सो बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।